लड़की का अंदाज ऐसा हो गया जैसे उसने अपना सरापा और अपना वजूद जमशेद के हवाले कर दिया हो। लड़की की अंग्रेजी बहुत ही नाकिस थी और वो कुछ बातें इशारों से वाजिया करती थी, लेकिन डॉक्टर जमशेद उसका आर्जा समझ गया था। लड़की उसे कह रही थी कि वो हर वक्त उसके पास रहे, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि ये उसके लिए मुमकिन नहीं। वो उसके पास आता रहेगा। फिर डॉक्टर जमशेद ने उसे कहा कि वो उसे एक दवाई देगा जिससे नींद आ जाएगी और जिस जहनी बेचैनी या सदमे में वो मुब्तला है उसमें खासा अफाका होगा। डॉक्टर जमशेद को यहाँ आते ही एक बैग दे दिया गया था जिसमें एमरजेंसी की तमाम ज़रूरी अद्वियात डाली गई थी। उसने एक गोली बैग में से निकाल कर लड़की को दी और कहा कि ये अभी पानी के साथ ले ले। लड़की ने गोली तकिए के नीचे रख दी और कहा कि गोली डॉक्टर के जाने के बाद लेगी। डॉक्टर ने कहा कि वो गोली अभी ले ले, लेकिन लड़की ने कहा कि जब तक वो उसके पास मौजूद है वो गोली नहीं लेगी, क्योंकि उसकी मौजूदगी में वो बेदार रहना चाहती है। डॉक्टर उसकी बातों में आ गया और कुछ देर और उसके पास बैठा रहा। उसने देखा कि लड़की इस तरह उसके और ही ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी जैसे उसके जिस्म में समा जाना चाहती हो। आखिर डॉक्टर उठा और लड़की के साथ फिर आने का वादा करके कमरे से निकल आया। उसने लड़की की मां को बताया कि वो एक गोली दे चला है जो लड़की को अभी पानी के साथ दे देनी है। उसने ये भी बताया कि थोड़ी ही देर के बाद वो गहरी नींद सो जाएगी और जब जागेगी तो उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। उसने मां को ये भी बताया कि यह सदमे का असर है और घबराने की कोई वजह नहीं। मां ने परेशानी के आलम में बताया कि इस लड़की का इलाज ना हुआ तो ये ठीक है कि ये पागल हो जाएगी। उसने बताया कि रात गहरी नींद से जाग उठती है और बड़ी जोर की चीख मारती है जिससे मां का दिल दहल जाता है। अचानक बैठे बैठे बुलंद आवाज से बोलना शुरू कर देती है और इस तरह हर तरफ ऊपर नीचे देखती है जैसे उसे कोई गैर मरई चीज नजर आ रही हो। डॉक्टर जमशेद ने मुझे बताया कि उसकी तशखीस के मुताबिक ये आसाब ज़दगी का केस था और आसाब ज़दगी का बाइस सदमा था। अगर उस लड़की के बारे में डॉक्टर जमशेद की नीयत शैतानी होती तो वो मुझे ये बात इस तरह सुनाता जैसे वो उस लड़की के हुस्न और जवानी से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुआ और एक मोमिन की तरह उसका इलाज शुरू किया था। लेकिन डॉक्टर जमशेद ने बड़ी ही साफ गोई और सदाकत से मुझे यह वाक़या सुनाया और लड़की की कुर्बत ने उसके जज्बात में जो हलचल मचाई थी वो मुकम्मल तौर पर सुनाई। और फिर उसने कहा कि उसकी नीयत बुरी नहीं थी, अलबत्ता लड़की उसके जहन पर सवार हो गई थी। डॉक्टर जमशेद अपने हेडक्वार्टर में वापस आया तो वहाँ बताया गया कि एक लड़की को देखने गया था और वो आसाब ज़दगी का केस है जिसे वो फिर भी देखने जाएगा। किसी ने उससे ना पूछा कि वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है और कहाँ रहती है। उन लोगों के लिए यही काफ़ी था कि डॉक्टर जमशेद ने उन्हें बताया कि वो मुसलमान है और लड़की का बाप लापता है और भाई भी कुछ अरसे से घर पर नहीं। दरअसल बात यह थी कि उस गोरीला हेडक्वार्टर में किसी को इधर उधर की होश ही नहीं थी। वहाँ ऊपर से ऑपरेशन ऑर्डर आते रहते थे, यहाँ मिशन के लिए पार्टियाँ बनती रहती थी और इधर उधर गोरीला कार्रवाइयों और उनके नताइज की रिपोर्टें आती रहती थी। जख्मी आते थे तो 2-3 डॉक्टर वहाँ मौजूद होते, जख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ़ हो जाते। इस सूरत हाल में डॉक्टर जमशेद की किसी ने पूरी बात भी नहीं सुनी। शाम के वक्त डॉक्टर जमशेद फिर उस लड़की को देखने चला गया। लड़की की माँ उसे लड़की के कमरे में ले गई। उस वक्त लड़की सोफे पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर ताजगी बल्कि कुछ बशाशत थी। डॉक्टर जमशेद ने उससे पूछा कि नींद आई थी। पहले माँ बोली, नींद तो बड़ी ही गहरी आई थी और ये कुछ ही देर पहले जागी है। लड़की ने मुस्कुरा कर सर हिलाया जो इशारा था कि माँ ठीक कहती है। डॉक्टर जमशेद ने लड़की से पूछा कि वो अब कितना कुछ अफाका महसूस कर रही है। डॉक्टर अभी बैठा नहीं था, सोफे पर बैठी लड़की के सामने खड़ा था। उसने उसकी माँ के साथ कोई बात करना चाही तो उधर देखा, लेकिन माँ वहाँ नहीं थी, वो कमरे से निकल चुकी थी। लड़की उठी और अपने दोनों बाजू डॉक्टर जमशेद के गले में डालकर उसके साथ जैसे चिपक गई हो। डॉक्टर जमशेद ने ज़रा सी भी मुज़ाहमत नहीं की, बल्कि उसका भी एक बाजू लड़की के गिर्द लिपट गया। अपने जज्बात का इस तरह वालिहाना इजहार करके लड़की ने डॉक्टर जमशेद को बताया कि वो खासी बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन अभी कुछ बेचैनी सी जहन में मौजूद है और दिल पर खौफ सा भी तारी हो जाता है, लेकिन उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। कुछ देर के बाद लड़की की माँ चाय लेकर आ गई और उनके पास ही बैठ गई। चाय के दौरान लड़की की जहनी कैफियत और इलाज की ही बातें होती रहीं और इस दौरान डॉक्टर जमशेद ने देखा कि लड़की उसे जज्बाती सी नज़रों से देख रही है और डॉक्टर ने भी चंद मरतबा बेइख्तियार होकर लड़की को देखा और दोनों के होंठों पर तबस्सुम आ गया। माँ चाय के बर्तन उठाकर चली गई तो लड़की ने डॉक्टर जमशेद से कहा कि उसकी गोली का तो सिर्फ ये असर हुआ है कि वो सो गई थी और उससे उसे कुछ जिस्मानी सुकून आ गया है, जिसकी वजह यह थी कि वो कई दिनों और रातों से जागती ही चली आ रही थी और वो सो जाती थी तो भी उस पर बेदारी का एहसास तारी रहता था, लेकिन उसे दिली सुकून डॉक्टर जमशेद की ज़ात से और बातों से मिला है। लड़की ने जज्बाती अल्फाज में बेसाख्ता इजहार मोहब्बत कर दिया
तब डॉक्टर जमशेद ने उसे बताया कि उसके बारे में उसके अपने जज्बात भी ऐसे ही हैं, लेकिन इन जज्बात में वो बदी को किसी कीमत पर नहीं लाएगा। लड़की के पास अंग्रेजी के इतने ज्यादा अल्फाज नहीं थे कि वो अपने जज्बात का इजहार पूरी तरह कर सकती, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि दिल खोलकर उस डॉक्टर के आगे रख दे। उसे जहां अल्फाज ना मिले, उसने डॉक्टर जमशेद का हाथ अपनी हाथों में लेकर चूम लिया, या ऐसे ही कोई और जज्बाती हरकत करके अपने जज्बात और एहसासात डॉक्टर के आगे खोल कर रख दिए। एक बार तो उसने डॉक्टर का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ घसीट कर अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। डॉक्टर जमशेद को डर ये था कि उसकी माँ आ जाएगी, लेकिन लड़की पूरी तरह बेबाक थी, जैसे उसे यकीन था कि माँ नहीं आएगी। डॉक्टर जमशेद ने मुझे बताया कि यह लड़की उसके दिल पर काबिज होती जा रही थी, लेकिन वो उसे भी इलाज का एक हिस्सा समझ रहा था। डॉक्टर जमशेद बात सुनाते हुए ये कोशिश भी कर रहा था कि मैं उस पर कोई शक ना करूं। मैंने उस पर जाहिर ना होने दिया कि मैंने उस पर कोई शक किया है। मैं हकीकत को समझने वाला आदमी था और उसे फरिश्ता नहीं समझता था। डॉक्टर ने महसूस ही ना किया कि उसे वहां बैठे 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है और उसे वापस जाना चाहिए। वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो किसी और के लिए भी डॉक्टर है और हो सकता है कि कुछ और जख्मी कहीं से आए हों। उसे इत्मीनान था कि वहां 2 और डॉक्टर मौजूद थे। जब उसे ख्याल आया कि अब चलना चाहिए, अब्दुल खालिक आ गया। डॉक्टर जमशेद ने उसे बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा, लो भाई, तुम्हारी मरीज़ा को मैंने ठीक कर दिया है, लेकिन पूरी तरह सेहतयाब होने में कुछ दिन और लगेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, अब्दुल खालिक ने कहा, ये मरीज़ा मेरी नहीं आपकी है। मैं तो इस माँ बेटी को जानता तक नहीं था। उसकी माँ को बाहर दरवाजे में खड़े रोता ना देखता तो आप भी इस घर में ना आते, और फिर आप जानते हैं कि इस लड़की का अंजाम क्या होता। मैं ये देखकर आपके पास गया था कि ये जवान और खूबसूरत लड़की है। अगर जहनी खराबी में ये बाहर निकल गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका क्या हशर होना था। यहाँ कानून तो कोई है ही नहीं, जिसे मौका मिलता है वो मनमानी कर जाता है। ये इंडोनेशियन मुसलमान अपनी जंग आज़ादी में मसरूफ़ हैं। नहीं भाई, डॉक्टर जमशेद ने कहा, ये जंग आज़ादी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम दोनों की भी है और दुनिया के हर मुसलमान की है। हमें इस खित्ते में इस्लाम को आज़ाद रखना है। यहाँ से हम इस्लाम को और आगे ले जाएंगे। मैं आपका हम ख्याल हूँ डॉक्टर साहब, अब्दुल खालिक ने कहा। हम तो गुमराह होकर इंडियन नेशनल आर्मी में जा शामिल हुए थे। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस इस्लामी जंग आज़ादी में शिरकत का मौका मिल गया। ये तो मैं आपको बता ही नहीं रहा कि मैं इस वक्त तक उन गोरीला मुजाहिदीन के साथ कैसे कैसे ख़तरनाक मिशन कर चुका हूँ। कुछ देर और बातें हुईं और अब्दुल खालिक इजाज़त लेकर चला गया। जिस वक्त अब्दुल खालिक उस कमरे में मौजूद था, उस वक्त लड़की की माँ भी आ गई थी, लेकिन अब्दुल खालिक वहाँ से निकला तो माँ भी उसके साथ ही निकल गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर जमशेद ने नींद की एक और गोली लड़की को देकर कहा कि खाने के बाद पानी से ले ले। साथ ही उसे विटामिन की गोलियां भी दे दी। ये असाबी ताकत के लिए थी। वो जाने के लिए उठा तो लड़की एक बार फिर उसके साथ लिपट गई और उसे कहा कि वो सुबह होते ही उसके पास आ जाए। डॉक्टर वादा करके चला गया। अगली सुबह तलू हुई तो डॉक्टर जमशेद ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर अस्पताल में उन जख्मियों को देखा जो उसकी जिम्मेदारी में थे, और फिर 1-2 की पट्टियां बदलकर फारिग हुआ तो अपने साथी डॉक्टरों को ये बताकर कि वो अपनी मरीज़ा को देख कर वापस आता है, चला गया। अभी वो बाहर निकला ही था कि एक डॉक्टर दौड़ता हुआ बाहर आया और उसे आवाज़ देकर कहा कि वो जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि कुछ देर पहले इत्तला आई थी कि चंद एक जख्मी लाए जा रहे हैं। लड़की का घर ज़्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर जमशेद बहुत ही तेज़ तेज़ चलता लड़की के घर पहुंचा। उसे अपना मुंतज़िर पाया। सबसे पहले उसकी जहनी हालत पूछी। वो तो उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। चेहरे पर वही ताजगी थी जो उसने गुज़िश्ता शाम देखी थी। माँ हस्ब मामूल कमरे से निकल गई और लड़की ने मोहब्बत की दीवानगी का इजहार अपने हाथों और होंठों से शुरू कर दिया। डॉक्टर जमशेद ने उसे बताया कि वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकेगा क्योंकि कुछ ज़ख्मी आ रही हैं। उसने ये भी कहा कि दिन के वक्त उसे नींद की गोली नहीं दी जाएगी और लड़की दूसरी गोलियां लेती रहे जो आसाबी ताकत के लिए थीं। बस इतनी सी बात कहकर डॉक्टर जमशेद वहां से आ गया। वो अपने फ़राइज़ में कोताही करने वाला आदमी नहीं था। उसका वो दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरा। 4 ज़ख्मी आए थे जिनमें से एक की हालत बहुत ही बुरी थी। बड़ी कोशिश के बावजूद उसे बचाया ना जा सका और वो मरहम पट्टी के दौरान ही शहीद हो गया। दूसरे जख्मियों के जख्म भी गोलियों के थे, लेकिन गोलियां टांगों और बाजुओं में लगी थीं, इसलिए उनकी जानें बचाई जा सकती थीं जो उन्होंने बचा ली। अलबत्ता एक जख्मी का एक बाजू कंधे से काटना पड़ा क्योंकि मशीन गन का पूरा ब्रस्ट कलाई से कंधे तक हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर गया था। शाम तक डॉक्टर जमशेद नहा धोकर और कपड़े बदलकर लड़की के घर जाने के लिए तैयार हो चुका था। उसने एक बार फिर जख्मियों को देखा और साथी डॉक्टरों को बताकर वहां से निकल गया। उसने उस शाम भी लड़की को बेताबी की हालत में देखा और वो उठकर डॉक्टर के गले लग गई। लड़की की माँ ने आकर कहा कि आज वो खाना यहीं खाएगा। माँ इतनी सी बात कहकर कमरे से निकल गई।
जमशेद ने लड़की से कहा कि वो खाने के लिए नहीं रुकेगा क्योंकि सब डॉक्टर इकट्ठे खाना खाया करते हैं और उसने अपने साथियों को नहीं बताया था कि वो खाने पर नहीं पहुंच सकेगा। लड़की ने इसरार किया लेकिन डॉक्टर जमशेद ने उसे मनवा लिया कि वो नहीं रुक सकेगा। वो इस ख्याल से उठा कि बावर्ची खाने में जाकर लड़की की माँ से कह दे कि वो उसके लिए खाने का तरद्दुद ना करे। ये मकान अंदर से खासा बड़ा था और सहन तो कुछ ज्यादा ही वसी था। एक तरफ क्यारे थे जिनमें पौधे और छोटे छोटे दरख्त उगे हुए थे। जमशेद जब भी यहाँ आया उसने उन क्यारियों की तरफ देखा ही नहीं था। अब वो सहन में निकला तो सहन का बल्ब जल रहा था। वो बावर्ची खाने में जा रहा था जो सामने था। जमशेद की नज़र क्यारियों की तरफ गई तो उसे ताज़ा खुदी हुई मिट्टी का ढेर नजर आया। उसने उस मिट्टी को कोई अहमियत नहीं दी। क्यारियों के साथ ही मकान की ऊंची दीवार थी। बावर्ची खाना उन क्यारियों के करीब ही था। जमशेद बावर्ची खाने में गया और लड़की की माँ से कहा कि वो खाने के लिए नहीं रुक सकेगा। उसने वही वजह बताई जो लड़की को बताई थी। वो बावर्ची खाने से निकला तो माँ भी उसके साथ ही निकल आई। डॉक्टर जमशेद ने देखा कि मिट्टी के ढेर के साथ क्यारा खुदा हुआ था और उसकी गहराई कमोबेश 3 फुट थी और लंबाई 6 फुट के लगभग थी। डॉक्टर जमशेद ने लड़की की माँ से वैसे ही पूछा कि ये जगह यहाँ से क्यों खुदवाई गई है। माँ ने बड़े शगुफ्ता लहजे में बताया कि उसकी बेटी को पौधों और फूलदार दरख्तों के साथ बड़ी ही दिलचस्पी है और यहाँ 3 दरख्त लगाने हैं और ये लड़की को खुश रखने का एहतमाम है। उसने बताया कि दिन को 2 मजदूर बुलाए थे और ये गड़ा खुदवाया है और कल यही मजदूर दरख्त ले आएंगे और इसमें लगाकर मिट्टी भर देंगे। उसने ये भी कहा कि उसे बताया गया था कि दरख्त अभी चंद फुट ही ऊंचे हैं लेकिन उन्हें गहराई में लगाना है। डॉक्टर जमशेद ने इधर कोई तवज्जो न दी। उसने माँ बेटी के ज़ौक़ की तारीफ की और वापस लड़की के कमरे में जाकर बैठ गया। लड़की उस शाम सिवाय मोहब्बत और प्यार के कोई बात करती ही नहीं थी। उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे ज़हनी अज़ियत से निजात दिला दी। ऐसी ही जज्बाती कैफियत डॉक्टर पर भी तारी होने लगी। लड़की ने उसे कहा कि वो बेफिक्र रहे, उसकी माँ अचानक कमरे में नहीं आएगी। लड़की ने यह भी कहा कि उसने अपनी माँ को बता दिया है कि वो डॉक्टर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है और उसकी सेहतयाबी की वजह भी यही है। उसने ये भी कहा कि माँ ने उसके इन जज्बात को और इस मोहब्बत को कबूल कर लिया है और कहा है कि वो डॉक्टर के साथ किसी वक्त बात करेगी और उसे शादी के लिए रजामंद कर लेगी। मेरा ख्याल तो ये था कि डॉक्टर सादा आदमी था, उसकी अपनी फितरत में कोई हेर फेर नहीं था, इसीलिए हर किसी को अपने जैसा मुखलिस समझता था। यहाँ उसके लिए एक मजबूरी ये भी पैदा हो गई कि इतनी खूबसूरत लड़की ने उसकी फितरत में एक तिश्नगी पैदा कर दी थी जो इंसान की फितरत की एक कमज़ोरी है। अब आप उस मंजर को तस्वुर में लाएं जो मैं बयान करने लगा हूँ। डॉक्टर ने तो ज़रा सी बात और हरकत मुझे सुनाई थी और ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर किसी अंग्रेज़ी फिल्म का सीन सुना रहा हो। ये मंजर यूं बना कि लड़की सोफे पर बैठी हुई थी। करीब ही एक लंबूतरा सा स्टूल था जिस पर बड़ी खूबसूरत गद्दी सिली हुई थी। लड़की ने यह स्टूल घसीट कर अपने सामने रख लिया और डॉक्टर का बाजू पकड़कर खींचा और उसे स्टूल पर बिठा दिया। स्टूल लड़की के इतना करीब था कि दोनों की टांगें एक दूसरे में उलझ गई थीं। उस शाम तो लड़की ने बहुत ही ज्यादा जज्बाती होकर मोहब्बत का इजहार किया। उसने अपने दोनों हाथ डॉक्टर की गर्दन में दाएं बाएं रखे और उसे आगे को करके अपना मुंह उसके मुंह के करीब कर लिया। 1-2 मिनट के बाद डॉक्टर जरा पीछे हो गया और उसने अपना मुंह जरा ऊपर किया। कमरे का दरवाजा डॉक्टर की पीठ के पीछे था। डॉक्टर ने मुझे सुनाया कि वैसे ही उसकी नज़र सोफे के दाएं तरफ कमरे में एक कोने में गई। वहां कद आदम आईने वाला ड्रेसिंग टेबल रखा था। सामने अंगीठी यानी एक बड़ी खूबसूरत सीनरी फ्रेम में लगी हुई रखी थी। ये 2 फुट से ज़रा ज़्यादा लंबी और 1.5 फुट चौड़ी थी। फ्रेम में शीशा लगा हुआ था। कमरे की बत्ती छत से लटक रही थी। आप ज़रा तस्वुर में लाने की कोशिश करें। ड्रेसिंग टेबल का आईना ऐसे जाविये पर रखा था कि दरवाजे में से दाखिल होने वाला कोई भी शख्स उसमें से नज़र नहीं आता था, लेकिन सीनरी के शीशे में साफ पता चलता था कि वो दरवाज़ा है और उसके आगे सहन है। वो जो अक्स सीनरी के शीशे में आता था वो ड्रेसिंग टेबल के आईने में से होकर आ रहा था। सीनरी के शीशे में दरवाजे का बराह रास्त अक्स नहीं आता था क्योंकि उसका जाविया कुछ और था। डॉक्टर ने मुझे आईने और शीशे और दरवाजे के निशान बनाकर और लकीरें डालकर समझाया था कि ये अक्स किधर से किधर आता था। लड़की पर उस शाम मोहब्बत की कुछ ज़्यादा ही दीवानगी तारी हो गई थी। वो बार बार डॉक्टर के कंधों पर या गर्दन पर हाथ रखकर उसका मुंह अपने मुंह की तरफ करती थी और डॉक्टर की पोजीशन ऐसी हो जाती थी जैसे रुकू में होती है। एक बार फिर लड़की ने यही हरकत की तो डॉक्टर को जमाई आ गई। उसने अपने आप को सीधा किया और जमाई लेने के लिए मुंह जरा ऊपर किया तो उसकी नज़र सीनरी वाले शीशे में चली गई। उसे पीठ पीछे खुला हुआ दरवाज़ा नजर आया, लेकिन दरवाज़ा खाली नहीं था। उसने साफ तौर पर देखा कि दरवाजे में अब्दुल खालिक खड़ा था और उसके पीछे साथ ही लगा एक और हिंदुस्तानी खड़ा था। उसे यह भी नजर आ गया कि दोनों के हाथों में नंगे खंजर थे। वो आम किस्म के सीधे खंजर नहीं थे,
बल्कि वो इंडोनेशिया के ख़ास किस्म के खंजर थे जिनके ब्लेड यानी फल दस्ते के करीब चौड़े थे और आखिर में आकर नोकीले हो जाते थे, और उस ब्लेड की शक्ल रेंगते हुए सांप जैसी थी। ये खंजर किसी के जिस्म में दाखिल करके जब खींचा जाता था तो वहाँ से गोश्त बाहर आ जाता था और ज़ख्म ऐसा होता था जिसकी मरहम पट्टी भी दुश्वार हो जाती थी। ये इंडोनेशिया का बड़ा ही ख़तरनाक खंजर था। मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर जमशेद ने अपने होशो हवास किस तरह ठिकाने रखे। कोई और होता तो वो फ़ौरन पीछे देखता, लेकिन डॉक्टर ने ज़रा सी भी हरकत ना की और जाहिर ये किया कि उसे कुछ भी मालूम नहीं कि उसके अक़ब में क्या है। दिमाग हाजिर और ठंडा रखने का नतीजा ये था कि वो समझ गया कि ये जो दो हिंदुस्तानी आए हैं उनके अंदाज से उनका इरादा बेहद ख़तरनाक है। खालिक की नीयत ठीक होती तो वो दरवाजे में दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम कहता, लेकिन वो दबे पाँव आया और फिर हाथ में खुला खंजर उसकी नीयत का इजहार करता था। डॉक्टर लड़की के साथ बातें करता रहा, लेकिन नज़र सीनरी के फ्रेम के शीशे में रखी। खालिक दबे पाँव आगे आता रहा और उसका साथी उसके पीछे और ज़रा दाएं उसके साथ साथ आगे बढ़ता रहा। लड़की ने डॉक्टर को एक बार फिर गर्दन से पकड़ा और अपनी तरफ झुकाने लगी। डॉक्टर फौरन समझ गया कि अब खंजर उसकी पीठ में उतरेगा। डॉक्टर ने आगे झुकने में ज़रा मुज़ाहमत की और उसके साथ ही अपने दोनों हाथ लड़की की गर्दन के दाएं बाएं बड़े प्यार से रख लिए और नज़रें शीशे पर रखीं। खालिक का खंजर ऊपर को उठा और जूं ही खंजर नीचे आया, डॉक्टर ने लड़की को गर्दन से पकड़े हुए अपनी तरफ खींचा और खुद अपने आप को स्टूल से बाएं तरफ गिरा दिया। खंजर डॉक्टर की पीठ में उतरने के बजाय लड़की की पीठ में उस मुकाम में उतर गया जो शोल्डर ब्लेडों के दरमियान होती है। डॉक्टर स्प्रिंग की तरह उछल कर उठा। अब्दुल खालिक तो सुन्न होकर रह गया होगा कि उसने खंजर तो डॉक्टर को मारा था, लेकिन खंजर लड़की की पीठ में उतर गया। अब्दुल खालिक अभी झुका हुआ ही था कि डॉक्टर ने उसके बाएं तरफ से उसके पेट में नीचे से ऐसी किक मारी कि खालिक के हाथ से खंजर छूट गया और लड़की की पीठ में ही रह गया। और खालिक मजीद झुक गया क्योंकि पेट में ऐसी किक शायद घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर ने हैरान कुन फुर्ती से खंजर लड़की की पीठ से निकाल लिया। ये खंजर उसने खालिक को मारना था, लेकिन उसका साथी झुके हुए खालिक के पीछे से डॉक्टर की तरफ खंजर तोल कर आने लगा। डॉक्टर ने एक और कमाल कर दिखाया। वो जंप लगाकर खालिक के दूसरे पहलू की तरफ हो गया और पूरी ताकत से खंजर झुके हुए अब्दुल खालिक की पीठ में उतार दिया। खंजर निकाला और उसके साथ ही खालिक सीधा हो गया। दर्द से खालिक के दांत बजने लगे। डॉक्टर ने पूरी ताकत से अब्दुल खालिक को सीने पर ऐसा धक्का दिया कि उसकी पीठ उसके साथी के सीने से टकराई। पीछे छोटा सोफा रखा था जिससे ठोकर लगी तो खालिक का साथी सोफे पर ऐसे गिर पड़ा जैसे बैठ गया हो और खालिक भी उसकी गोद में गिरा। डॉक्टर ने खंजर पूरी बुलंद करके खालिक के साथी की गर्दन के करीब हंसली में उतार दिया। उसने खंजर ऊपर से नीचे उतारा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि खंजर कमोबेश 6 इंच जिस्म के अंदर चला गया होगा। इससे उसका उस तरफ का फेफड़ा कट गया होगा। डॉक्टर ने खंजर का एक और वार खालिक के सीने में किया और खालिक खंजर खाकर एक तरफ लुढ़का तो डॉक्टर ने खंजर उसके साथी की गर्दन में शह रग में उतार दिया और पीछे खींचा। इसके साथी का खंजर फर्श पर गिर पड़ा जो डॉक्टर ने उठा लिया। इतने में लड़की की माँ अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें ठहर गईं और यूं लगता था जैसे उसकी आंखों के डेले बाहर आ जाएंगे और फिर उसका मुंह भी खुल गया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर खंजर की नोक उसकी शह रग पर रख दी और कहा कि मेरे आगे आगे चलो। वो औरत तो बुत बन गई थी। डॉक्टर जमशेद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से झटका दिया और उसे बाएं को मोड़ दिया। पीछे से लात मारकर उसे फिर कहा आगे आगे चलो। वो औरत चल पड़ी। उसने देख लिया था कि जिस शख्स ने उसकी बेटी को और उन 2 आदमियों को मार डाला है वो उसे भी मार डालेगा।